हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका पी आर एजुकेशन व माजिसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। अब आज से आपके लिए मैं नए हमेशा वीडियो लेकर आऊँगा जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपके लिए वरदान साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आपके लिए वरदान साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये समय 2.5 घंटे का होगा और पूर्णांक 50 का होगा और सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। कुल प्रश्न आपके 23 आएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम वायरस था। भारत का अंतिम वायरस कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, इरविन। इसमें था लॉर्ड माउंटबेटन। असही है। क्या सही है? आगे बढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने, वारन हेस्टिंग ने, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने, ऑल्ट मैकेनिज ने। यानी इसमें सी सही है, चार्ल्स कॉर्नवालिस ने। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन, यानी इसमें कौन सा प्राकृतिक संसाधन है? खनिज, जल, मृदा, उपयोग सभी। इसमें आएगा उपयोग सभी। प्राकृतिक संसाधन में आएगा खनिज भी आता है, जल भी आता है, मृदा भी आता है, उपयोग सभी भी आता है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य उसको क्या कहा जाता है? विधायक, पार्षद, सरपंच या सांसद? उसको बोला जाता है सांसद। क्या बोला जाता है? सांसद। भारत में रॉलेट एक्ट लागू कब हुआ था? भारत में रॉलेट एक्ट लागू कब हुआ था? 1819, 1918, 1821, 1919। यानी 1919 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का सबसे प्राचीन उद्योग है? यानी सबसे प्राचीन राजस्थान का उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग, चमड़ा उद्योग, शक्कर उद्योग। तो इसमें सही है सूती वस्त्र उद्योग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमिलित के आपस में इसका मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। इसमें देखो ईवीएम है, तो इसका आ जाएगा इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। बाल विवाह निषेध अधिनियम, तो बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? 1929 में सबसे पहले। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से शुरू। आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हैदर अली और टीपू सुल्तान खालजिगा के शासक थे। यह जो हमने रेड से लिखा है ये खालजिगा थी, तो इसमें आपको लिखना है मैसूर। क्या लिखना है? मैसूर। क्या लिखना है? मैसूर। मैसूर। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता उसे क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। क्या कहलाती है? संसाधन। समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो इसमें खालजिगा यहाँ हमने पहले रेड से लिख दिया है, खालजिगा भर दिया मौलिक अधिकार। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया था। किसने किया था? शिवाजी ने। नगर परिषद के अध्यक्ष को खालजिगा कहते हैं सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं? सभापति। अब खंड स, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छोटे छोटे उत्तर देने अति लघुतात्मक। राजस्थान में सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता वाले जिले को नाम बताइए। तो राजस्थान में सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जालौर है और सबसे अधिक है वो कोटा है। धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए महत्वपूर्ण है, बहुमत की निरपेक्षता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव न हो, आर्थिक संसाधनों के उपयोग में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। जो आर्थिक संसाधन होते हैं तो उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव
न हो, किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती भी ना हो और किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती भी ना हो। नागरिकों के मौलिक अधिकार का आह्वान न हो, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार होते हैं उसका कोई हनन न हो। 9वां प्रश्न है, इस स्वीप कार्यक्रम क्या है? स्वीप कार्यक्रम है मतदाताओं, नागरिकों, निर्वाचकों को सार्वजनिक प्रक्रिया के बारे में प्रशिक्षित करने एवं उसकी सहभागिता बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा बहुमुखी कार्यक्रम को सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता को स्वीप कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, और जो मैं सवाल लेकर आया हूँ 100% आपके सवाल आएंगे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइबर जरूर करिएगा। स्वतंत्रता न्यायपालिका से क्या आशा है? स्वतंत्र न्यायपालिका से क्या आशा है? वह न्यायपालिका जिसके कार्यों में विधायिका न्यायपालिका या सरकार को हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, उससे स्वतंत्र न्यायपालिका कहा जाता है। यानी इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है, किसी की रोक टोक नहीं, वो आज़ाद होती है, वो अपना न्याय खुद करती है, उससे स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। इस प्रकार न्यायपालिका को शक्तियाँ सीधे संविधान से प्राप्त होती हैं। झूम खेती किसे कहते हैं? 10वां सवाल है, झूम खेती किसे कहते हैं? झूम खेती घुमत खेती को कहा जाता है। झूम खेती और घुमत लोग होते हैं, जंगल इस जंगल यहाँ पे जंगल काटा, खेती की 2 साल 3 साल, वापस यहाँ से गए दूसरी जगह पे, इसको झूम खेती कहते हैं। यानी इस खेत में जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों को कृषि की जाती है, इनमें वनों को काटकर या जलाकर खेत तैयार किए जाते हैं, उसे झूम खेती कहते हैं। सिपाहियों को नए कास्तूर ऊपर क्यों ऐतराज था? जो सिपाही थे उसको नए कास्तूरों के ऊपर ऐतराज क्यों था? सिपाहियों को नए कास्तूरों के उपयोग पर ऐतराज था क्योंकि एनीफील्ड राइफलों में उपयुक्त होने वाले कास्तूरों को राइफल में भरने से पूर्व मुंह से खोलना पड़ता है। जो उसके ऊपर ढक्कन होता था ना राइफलों को, उसको मुंह पे खोलने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। तो उस राइफल के उन कास्तों को मुंह से बंद किए गाय और सूर की सर्वी का उपयोग करते थे। उसको बंद करने में गाय और सूर की सर्वी थी। तो वो बात हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लिए आपत्तिजनक थी, क्योंकि इस कार्य को उनका धर्म नष्ट हो जाना माना जाता था। इसलिए सैनिकों ने कास्तों को का उपयोग करने से साफ इनकार कर दिया। वो कह रहे कि हमारा धर्म हम नष्ट नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने इसका उपयोग करना मना कर दिया। 11वां है, सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार क्या है? देश के सभी वैश्य नागरिकों को मत देने का सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार कहलाता है। यानी देश के जो नागरिक हैं, प्रत्येक जो 18 साल से ऊपर है, उनको मत देने का अधिकार प्राप्त है। वो किसी पार्टी को वोट दे सकते हैं, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, लिंग समुदाय से संबंधित हो, वो मत देने का अधिकार प्राप्त होता है उसको, और आज़ाद होता है। पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? पेट्रोल होता है उसको काला सोना क्यों कहा जाता है? वर्तमान समय में पेट्रोलियम और उसमें निर्मित उत्पादन जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोम, स्नैक आदि मूल्यवान होने के साथ साथ इनकी मांग बहुत ज़्यादा है, और इसकी मांग क्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। 13वां है, प्राथमिक क्रिया और तृतीय क्रिया के अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्राथमिक क्रिया और तृतीय क्रिया के इसका अंतर स्पष्ट करना है। तो प्राथमिक क्रिया में उन मानवीय क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादक और निष्कर्षण से होता है, जैसे कृषि, मछली पालन, खनन आदि। जबकि तृतीय क्रिया में मानवीय क्रिया है जिसके द्वारा प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र को सेवा प्रदान की जाती है, जैसे यातायात, व्यापार, बीमा, बैंकिंग आदि। यह आपको ना, तो दूसरा अर्थों में रोपण कृषि क्या कहते हैं? तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक स्वरूप है जिसमें एकल व्यापारिक फसलें जैसे काजू, कहा, रबड़, गन्ना, कपास आदि उत्पादित की जाती है। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी के साथ परिवहन साधनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि कृषि उत्पादन का परिश्रम खेतों पर या पास के कारण में किया जाता है। 14वां, कृषि आधारित उद्योग, खनिज उद्योग आधारित में अंतर क्या? कृषि का आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में क्या अंतर आपको बताना है। पहले हम पढ़ेंगे कृषि आधारित उद्योग और खनिज उद्योग। इन श्रेणी के उद्योगों में कच्चा माल के रूप में वनस्पति फसलों से प्राप्त उत्पादनों का उपयोग किया जाता है। इन उपयोगों में कच्चे माल के रूप में खनिज अवशेषों का उपयोग किया जाता है। ये अन्य उद्योगों को पोषण नहीं करते हैं, और इसमें अन्य दूसरे उद्योग का पोषण किया जाता है। इसमें सूती वस्त्र, चीनी, डेयरी उत्पादन उद्योग काम आते हैं, और इसमें लोह इस्तेमाल, तांबा, संशोधन आदि उपयोग आते हैं। 15वां है, विश्व की जनसंख्या इतनी तीव्र रूप से बढ़ रही है क्यों? यानी विश्व की जनसंख्या इतना जल्दी से जल्दी बढ़ रही है, इसका कारण क्या है? इसके कारण को आपको बताना है। विश्व की जनसंख्या अत्यंत तीव्रता से वृद्धि का मुख्य कारण है लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं में
उपलब्धता में वृद्धि होना, जिसमें मृत्यु दर में कमी आई लेकिन जन्म दर में कमी न होने के कारण प्राकृतिक वृद्धि की बढ़ोतरी हुई, जिसके अलावा लोगों का प्रवास भी जनसंख्या वृद्धि का प्रभावित करता है। यानी आजकल मृत्यु दर बहुत कम है। आज थोड़े बहुत बीमार होते हैं, बुखार आता है, एक्सीडेंट होता है तो फटाफट उसका इलाज होता है, तो मृत्यु दर बहुत कम है और जन्म दर ज़्यादा है, इसलिए जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। 15वां सवाल है, प्राच्यवादी शिक्षा के विरुद्ध में अंग्रेजों के नाम लिखे। प्राच्यवादी जो शिक्षा थी उसके विरुद्ध कौन से दो अंग्रेज थे? पहला था लॉर्ड मैकॉल और जेम्स मिल। राजस्थान में चलने वाले आर्थिक क्षेत्र की दो योजना का नाम बताएं। पहले भामाशाह रोजगार योजना, दूसरी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। 17वां है, राजस्थान में 1857 क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियाँ थी? 1857 के समय राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। कितनी थी? 6। पहली नसीराबाद, निशम, अनूपपुरा, देवली, ब्यावर और खरवाड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, जो मैं सवाल लेकर आए हैं बहुत वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपके 100% आपको परीक्षा में आएंगे और ज़रूर इसको आप याद कीजिएगा। और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें, क्योंकि अब मैं पर डे आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आऊँगा और जो आपके आने वाली बोर्ड परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हास्यकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। किस हास्यकरण शब्द किसी व्यक्ति या समुदाय को समाज की मुख्य धारा से अलग कर देना या अलग हो जाना या हास्यकरण है। इसके परिणामस्वरूप समाज के कुछ समुदाय अथवा एक ही समुदाय के कुछ समूह निम्न सामाजिक स्तर का जीवन जीते हैं और वे शैक्षिक एवं अन्य संसाधनों पर अपनी पहुंच नहीं कर पाते हैं। आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे? 2 कारण बताइए। आदिवासी लगातार हाशिए पर खिसकते जा रहे हैं, इसके 2 निम्नलिखित कारण हैं। आदिवासी विभिन्न कारणों से अपनी वन भूमि को खोते जा रहे हैं, इसमें उसके आजीविका के साधन समाप्त हो रहे हैं। आदिवासी अपनी आजीविका प्राप्त हेतु कस्बों और शहरों को प्लान करना पड़ता है, तो जहाँ गरीबी रहकर निश्चित जीवन यापन का मजबूर है। अपराध की जांच करने में पुलिस की क्या भूमिका है? जो अपराध होता है उसमें पुलिस जांच करती है, उसकी क्या भूमिका होती है? अपराध की जांच में पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जांच प्रारंभ करती है और वह गवाह के बयान दर्ज करती है और सबूत एकत्रित करती है। यदि पुलिस ये समझती है कि आरोपी वास्तव में दोषी है तो उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। अब आपको एक मानचित्र दिया जाएगा, उस मानचित्र को आपको बढ़ना है। हमारे ज़िले अब की बार तो आपको पता ही हमारे 50 ज़िले हो गए हैं, तो उस 50 ज़िलों में से कोई सी ज़िला नाम आता है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें दिए बीकानेर, जोधपुर, भीलवाड़ा और जयपुर, तो इसमें जो भी नाम दिए हैं उसको आपको बताना है। अब खंडे द, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? पहला जनक, शैल, रंग, गठन, गुणबंध, धर्म, खनिज की मात्रा, प्रक्रिया। दूसरा जलवायु, उच्छ्वास, कार्बनिक और समय। तो ये है जो मृदा जो को निर्माण को प्रभावित करते हैं। अथवा में आएगा मृदा के निम्नीकरण के मुख्य कारण, उसमें रोकने उसके संरक्षण के उपाय को विस्तार बताइए। इसका आपको बताना थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। आपको क्या बाद में तो वीडियो बड़ा लगेगा तो आप देखोगे भी नहीं, क्योंकि वीडियो सर बड़ा बना रहे हैं, तो ऐसे आपको देख लो आप एक बार आराम से। 22वां विश्व में जनसंख्या के असमान विवरण को क्या कारण है? यानी विश्व में जनसंख्या असमान विवरण के आपको मैं पॉइंट बता देता हूँ, आपको पूरा विवरण लिखना है। पहला तो भौगोलिक कारण। क्या है? भौगोलिक कारण। तो भौगोलिक कारण में आप विश्व में जिन क्षेत्रों में धरातलीय बनावट, जलवायु, मृदा, जल की उपलब्धता, प्राप्त मात्रा में खनिज भंडार, मानवीय आवश्यकताओं के अनुकूल पाए जाते हैं, तो वहाँ पर संघन और जनसंख्या अन्य स्थानों के विवरण जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा कारण है सामाजिक कारण। क्या कारण है? सामाजिक। तीसरा है सांस्कृतिक कारण। क्या है? सांस्कृतिक कारण। और चौथा है आर्थिक कारण। क्या है? आर्थिक। ये आपको ना है तो जनसंख्या पेमेंट क्या है और ये किस देश की जनसंख्या को समझने के लिए किस प्रकार मदद करे उसके बारे में बताना है। ये प्रिय विद्यार्थी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अपने तो थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, आपको अपने पासबुक में से ढूंढ के बताना है। 23वां सवाल है, अंतिम मुगल बादशाह ने अपनी आखिरी साल किस तरह बिताए? जो अंतिम मुगल शासक था उसने आखिरी साल कैसे बिताए? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर अंतिम समय यातनाओं के साथ बिता। 1857 क्रांति का नेतृत्व करने वाले मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर सितंबर 1857 को दिल्ली पर दोबारा अंग्रेजों द्वारा कब्जे जाने के बाद मुकदमा चलाकर आजीवन कारावास की सजा दी गई। अक्टूबर 17 उन्हें इस सजा के लिए रंगून जेल में भेज दिया गया। रंगून जेल में नवंबर 1862 में मुगल सम्राट जफर ने अंतिम सांस ली। आज भी हम रंगून
में इस स्वतंत्रता संग्राम की वजह देख सकते हैं। और ये नहीं आपको नहीं आता है या तो दिक्कुओं में आदिवासी के घुसने का क्या कारण था उसके बारे में बताना है। मेरे विद्यार्थियों आज इतना ही, कल और आपके लिए एक वीडियो लेकर आएंगे, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।